आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चुंबक का पार्ट 7। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं। तो चुंबकीय बल रेखा से तात्पर्य वैसी रेखा जहां तक चुंबकीय बल कार्य करता। चुंबकीय बल रेखा से तात्पर्य वैसी रेखा जहां तक चुंबकीय बल कार्य करता हूं। ये हमारा डिफिनेशन हो जाएगा, चाहे बोल सकते हैं इस तरह से, जहां तक चुंबकीय बल कार्य करे। ठीक है, इसकी विशेषता हो जाती है, इसकी विशेषता क्या क्या है वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला विशेषता है कि चुंबकीय बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। चुंबकीय बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं काटती है। सेकंड हो जाएगा हमारा कि चुंबकीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से चुंबकीय क्षेत्र, या बोल सकते चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। चुंबकीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, चुंबकीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण करता। चुंबकीय बल रेखा जो है वो बंद लूप का निर्माण करता है। चुंबकीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण करता है। चुंबकीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण करता है। ये हमारा मान सकते हैं नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये जस्ट अपोजिट हो गया ये विद्युत का। विद्युत बंद लूप का निर्माण नहीं करता, लेकिन चुंबक क्या करता है, बंद लूप का निर्माण करता है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर गमन करता है। चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण तथा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करता है। जिस तरह हमने जाना कि स्पर्श रेखा खींचने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है, तो मान लेते हैं चुंबकीय बल रेखा है, इस पर जैसे ही स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। जैसे ही स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। यह बिंदु ए और बी एक रेखा है। कौन सा रेखा है, चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा, जैसे इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा स्पर्श रेखा खींचने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। चुंबकीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण करती है। फिर देखिए, चुंबक के अंदर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर, और चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करता है। यह हमारा विशेषता। इससे क्वेश्चन उठकर आता है कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो इसका डिफिनीशन चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है क्यों। तो इसका जो डिफिनीशन हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि चुंबकीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। किस क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। यदि मान लेते हैं कि यह दो, यहां पर भी एक स्पर्श रेखा खींचे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, यहां पर भी एक स्पर्श रेखा खींचे वो भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। अगर यह दोनों एक दूसरे को काट दे तो काटन बिंदु से एक लाइन के द्वारा दो दिशा हो जाएगी, जो कभी संभव नहीं है। इसी कारण से हम लोग कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकती है। फिर से, हम जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। अगर यह एक दूसरे को काट देगी तो काटन बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो कभी संभव नहीं है। इसी कारण से
चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चुंबकीय बल रेखा और विद्युतीय बल रेखा में अंतर स्पष्ट करें। तो हम जानते हैं इसका, देखिए सबसे पहले दो बॉक्स बना लेंगे। एक में लिखेंगे चुंबकीय बल रेखा और दूसरे में लिखेंगे विद्युतीय बल रेखा। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो हमारा ये होगा कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक उसी प्रकार विद्युतीय बल रेखा भी एक दूसरे को नहीं काटती। हमारा समानता हो गया, ये अंतर नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, जो अंतर है हमारा वो ए है। देखिए चुंबकीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण करता है। यह क्या करता है? यह बंद लूप का निर्माण करता है। उसी तरह इसमें जो हो जाएगा, यह बंद लूप का निर्माण नहीं करता। इसमें क्या हो जाएगा? यह बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण, चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण, या बोल सकते हैं नॉर्थ से साउथ, तथा चुंबक के अंदर क्या हो जाएगा? साउथ से नॉर्थ की ओर गमन करता है। ठीक उसी प्रकार विद्युत में देख लेंगे, विद्युतीय बल रेखा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर गमन करता है। यह हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव गमन करता है। विद्युतीय बल रेखा हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव गमन करता है। इस क्वेश्चन में बस यही दो अंतर निकाल सकते हैं, बाकी सारी समानताएं हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं चुंबकीय बल रेखा। और भी देखिए समानता निकालना चाहते हैं तो देखिए समानता क्या क्या, समानता यह है कि उसमें भी स्पर्श रेखा, विद्युत में भी स्पर्श रेखा खींचने से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती थी, और इसमें भी स्पर्श रेखा खींचने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। ये भी हमारा समानता ही है। ये एक दूसरे को नहीं काटती है तो ये भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ये भी हमारा समानता है। इस पर भी स्पर्श रेखा, वही सेम टू सेम, जो भी अंतर है बस यह है कि यह बंद लूप का निर्माण करता है, यह बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। यह चुंबक के बाहर नॉर्थ टू साउथ, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ। यह हमारा हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, या कहने का मतलब धन आवेश से ऋण आवेश की ओर गमन करता है। जहां चार्ज नहीं होता वहां ले जाता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इसे साफ कर, चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब ध्यान देते हैं। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा, चुंबकीय बल रेखा की संख्या, या बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की, कौन सी? चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, यह हमारा इसका डेफिनेशन हो जाएगा। इसमें जो पॉइंट्स है, सबसे पहला पॉइंट्स है, या बोल सकते हैं इसका जैसे ही मान ज्ञात करने के लिए, देखिए चुंबकीय फ्लक्स को फाई से तो सूचित किया जाता है, बोल सकते हैं इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। चलिए ये हो गया, इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है।
इसका मान ज्ञात करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र के सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल से ज्ञात किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल से ज्ञात किया जाता है। तो हमारा जो फाई बराबर सूत्र हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, BDS। जैसे सदिश क्षेत्रफल बोला गया है, अदिश गुणनफल कहने का मतलब क्या, डॉट प्रोडक्ट बोला गया है। सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल से ज्ञात करने के लिए बोला है, तो हमारा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे ही वेक्टर हटाएंगे तो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, cos थीटा। ठीक है, अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो हमारा कुछ इस तरह से होगा। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, देखिए इसका जो ऐसा यूनिट होता है, ये ऐसा यूनिट ऑफ फाई इज इक्वल टू BDS वेक्टर B इंटू वेक्टर D और फिर हो जाएगा S। B कहने का मतलब टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र, और S कहने का मतलब दूरी, तो कह सकते हैं टेस्ला मीटर। और DS क्या है, क्षेत्रफल के बराबर मानेंगे। DS क्या हमारा, क्षेत्रफल के बराबर, क्षेत्रफल के रूप में लिखा हुआ है DS, सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल। तो क्षेत्रफल हुआ, तो क्षेत्रफल है हमारा, तो क्षेत्रफल के रूप में माना गया है। तो क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई कहने का मतलब क्या, मीटर स्क्वायर। तो यह हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये समझ में आया, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये हमारा ऐसा यूनिट है। चलिए, टेस्ला मीटर स्क्वायर, नेक्स्ट पॉइंट, टेस्ला मीटर स्क्वायर 1 वेबर के बराबर होता है। टेस्ला मीटर स्क्वायर 1 वेबर के बराबर होता है। इसका CGS यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा मैक्सवेल। क्या हो जाएगा, मैक्सवेल। इसका CGS यूनिट होता है मैक्सवेल। देखिए अगला पॉइंट है, 1 वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है। कोई दिक्कत, ये हमारा आया चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से सूचित किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र के सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जैसे ही ये वाला हमारा वेक्टर हटाया, कुछ कौन के फॉर्म में, थीटा फॉर्म में आ गया, तो cos थीटा हो जाएगा। तो यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है ऐसा यूनिट ऑफ फाई का जो यूनिट निकालेंगे BDS, B का टेस्ला मीटर स्क्वायर करने का मतलब क्षेत्रफल के रूप में लिखा गया है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर 1 वेबर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1 वेबर, वेबर के बराबर होता है। 1 वेबर बराबर होता है 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल जो है उसका CGS यूनिट है। किसका CGS यूनिट है, फ्लक्स का CGS यूनिट है। समझ में आया, फ्लक्स का CGS यूनिट क्या हो जाएगा, मैक्सवेल। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से आराम से सारे चीजों को हम लोग डील करेंगे। अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट यह है कि एकल ध्रुव वाला चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होने के कारण ये चुंबक में गॉस के प्रमेय लागू नहीं होते हैं। या क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्या चुंबक में गॉस का प्रमेय लागू होगा, तो लिखिएगा नहीं। कारण कोई पूछेगा तो कारण यह बता देना है कि चुंबक, एकल ध्रुव वाला चुंबक का कोई अस्तित्व ना होने के कारण इसमें गॉस का प्रमेय नहीं लगता है, गॉस का नियम नहीं लगता। अगला क्वेश्चन है हमारा पार्थिव चुंबक। अगला क्वेश्चन है चुंबक। देखिए इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा, पृथ्वी एक प्रकार का चुंबक नहीं है, लेकिन वह चुंबक की भांति कार्य करता है। कहने का मतलब जितने भी वातावरण में, जितने या बोल सकते ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसमें एक पृथ्वी भी आता है। पृथ्वी अपने वातावरण में जितनी सारी वस्तुएं हैं वो सबको अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। वो लगातार अपनी और आकर्षित करता है सारे वस्तुओं को। यदि उसमें आकर्षण क्षमता ना हो तो वह पलायन कर जाएगा, या बोल सकते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। ठीक है, या बोल सकते हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा।
तो बाहर चला जाएगा तो वहां पर पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा। तो बोला जा सकता है पृथ्वी भी एक प्रकार का चुंबक नहीं है, लेकिन यह चुंबक की भांति कार्य करता है। यदि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण ना हो तो हम लोग भी यहां पर स्थिर रूप से खड़े नहीं हो सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि पृथ्वी एक प्रकार का चुंबक नहीं है, किंतु यह चुंबक की भांति कार्य करता है, इसी कारण से इसे पार्थिविक चुंबक भी कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। पृथ्वी के चुंबकीय अवयव को लिखें। तो चुंबकीय अवयव के बारे में पढ़ना है। तो पृथ्वी के कितने चुंबकीय अवयव है, सबसे पहला देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा हो जाएगा, सबसे पहला जो अवयव है वो दिक्पात कोण है। कौन सा कोण है, वो दिक्पात कोण, दिक्पात कोण। दूसरा जो है वो हमारा क्षैतिज क्षेत्र। ठीक है, देखिए पहला कोण क्या है, पहला जो हमारा अवयव है वो दिक्पात कोण है, दूसरा अवयव है वो क्षैतिज कोण है, या बोल सकते हैं क्षैतिज कोण या क्षैतिज क्षेत्र, क्षैतिज क्षेत्र भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो हमारा है नमन कोण, नमन कोण। तो सबसे पहले देखते हैं, एक एक करके सारे के बारे में चर्चा करेंगे। तो दिक्पात कोण क्या हो जाएगा, तो दिक्पात कोण का हमारा जो डिफिनेशन होगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर के बीच में जो कोण बनता है उसे दिक्पात कोण कहा जाता है। क्या बोलेंगे, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहा जाता है, दिक्पात कोण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नमन कोण। तो नमन कोण का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, बोल सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक। क्या बोल सकते हैं, देखिए नमन कोण, नमन कोण के बारे में जान लेते हैं, लास्ट में हम लोग क्षैतिज क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक क्षैतिज के साथ जो को मान लेते हैं यहां पर एक धागे मान लेते हैं, धागे से एक चुंबक को इस प्रकार से लटका दिया गया। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, हमारा साउथ पोल है। तो बोल सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं नमन कोण कहा जाता है। उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे क्षैतिज क्षेत्र के बारे में। तो क्षैतिज क्षेत्र कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को क्षैतिज क्षेत्र कहा जाता है। क्या बोल सकते हैं, क्षैतिज क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय घटक को, या बोल सकते हैं चुंबकीय घटक के क्षेत्र को क्षैतिज क्षेत्र कहा जाता है। क्या हो गया, सबसे पहला दिक्पात कोण, तो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। उसी तरह से अगला नमन कोण बोले थे, तो नमन कोण क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं नमन कोण। क्षैतिज क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के, क्या बोल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को क्षैतिज क्षेत्र कहा जाता है। चलिए इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा ये है, तो चुंबक क्षैतिज क्षेत्र, तो क्या बोले, क्षैतिज क्षेत्र को BH से सूचित किया जाता है। BH इज इक्वल टू B cos थीटा होता है, BH इज इक्वल टू B cos थीटा होता है। ठीक है, समझ में आया। क्षैतिज क्षेत्र क्या है, तो क्षैतिज क्षेत्र हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा चुंबकीय अवयव में। तो चुंबकीय अवयव में क्षैतिज क्षेत्र को किससे सूचित करते हैं, BH से, BH इज इक्वल टू B cos थीटा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इससे रिलेटेड दो पॉइंट्स और है, दोनों पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, यदि चुंबक को उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाएंगे तो उसके मान में क्या परिवर्तन होगा।
तो जैसे ही उत्तर से दक्षिण, कहने का मतलब नॉर्थ टू साउथ ले जाएंगे, तो सबसे पहले उसका मान में माइनस डिक्रीजिंग होगा, उसके बाद उसका मान बढ़ेगा। समझ में आया? सबसे पहले उसके मान में कमी आएगी, उसके बाद पुनः उसके मान में वृद्धि आएगी। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, नमन कोण का मान सबसे अधिक होता है ध्रुव पर। कहां होता है? ध्रुव पर। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। और सबसे कम जो होता है वो विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर होता है। वो कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। सबसे अधिक होता है ध्रुव पर और सबसे कम जो होता है वो विषुवत रेखा पर होता है। कितना डिग्री होता है? तो 0 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो बी एच कॉस थीटा बी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा पर कुछ न्यूमेरिकल है। क्या हम लोग न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि देखिए, नमन कोण का मान 60 डिग्री, चुंबकीय क्षेत्र का मान 8 टेस्ला, तो बीएच का मान कितना होगा? या बोल सकते हैं, इसको लैंग्वेज में बोल सकते हैं, किसी स्थान पर नमन कोण का मान 60 डिग्री, ठीक है, उसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 8 टेस्ला हो तो क्षैतिज क्षेत्र का मान कितना होगा? तो कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला लिखना है, बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। एकदम आसान। बी एच का जगह पर बी एच लिखेंगे, बी के जगह पर हम लोग कितना टेस्ला लिखेंगे? यह चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चलिए अब देखिए कितना टेस्ला लिखेंगे? 8। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा, कॉस कितना डिग्री लिखेंगे? थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है, तो बी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 इंटू 1/2। तो जब इसको काटेंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा? 4 टाइम्स में। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4, या 4 क्या? टेस्ला। ठीक है, या क्षैतिज क्षेत्र का भी मान वही होगा। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो रही है इसे समझने में? इसे 2 मिनट देख लीजिए, 2 मिनट नहीं, ज़्यादा बहुत टाइम है, 2 मिनट नहीं, बस 10 सेकंड टाइम देंगे, 10 सेकंड देखिए, उसके बाद इसे भी मिटाना है। आगे भी हम लोग देखेंगे। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ नहीं, बस यहां से देखिए क्या कर देंगे। यहां पर क्षैतिज क्षेत्र, सॉरी नमन कोण, ये गायब रहेगा इस बार। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा। चलो क्वेश्चन को यहां पर दे देते हैं, इसके बाद हाँ चलिए ठीक। चुंबकीय क्षेत्र का मान बी दे दिए। अब बोला गया है बी एच इज इक्वल टू व्हाट, लेकिन कुछ गायब है। वो क्या है? नमन कोण। नमन कोण नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए किस प्रकार है। विषुवत रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B है, तो क्षैतिज क्षेत्र का मान क्या होगा? तो क्षैतिज क्षेत्र का मान क्या होगा? बस ये क्वेश्चन है। अब ध्यान देने वाली बात है, चुंबकीय क्षेत्र तो पता है, बी एच का वैल्यू निकालना है। हम फॉर्मूला जानते हैं, बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। चलिए थीटा का वैल्यू पता नहीं है, जैसे ही थीटा का वैल्यू पता नहीं रहेगा तब तक हम लोग इसे ज्ञात नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ेगा। इस केस में विषुवत रेखा बोला गया है, तो विषुवत रेखा पर थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होता है? तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है ना, सबसे कम। बोल सकते हैं विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। और यहाँ पर नमन कोण का मान रहता तभी ना बना लेते हम लोग, तो नमन कोण का मान तो है नहीं, लेकिन बोला गया विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा कहने का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे। बी एच इज इक्वल टू बी का वैल्यू दे दिया है कितना?
बी इंटू कितना लिख देंगे cos 0 डिग्री। चूंकि cos 0 का वैल्यू कितना, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना 1, तो बी एच इज इक्वल टू बी, क्या दिक्कत, या बोल सकते हैं बी टेस्ला। बोलिए कोई दिक्कत। उसी तरह से यदि क्वेश्चन को चेंज करके क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से दे दे, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे दे, किसी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बी हो तो क्षैतिज क्षेत्र का मान क्या होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह से फिर देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। वही फॉर्मूला बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। यहां पर सिर्फ एक बात को ध्यान दे देना है कि है क्या, तो है किसी ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना डिग्री होता है, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया कितना डिग्री 90 डिग्री। तो बस बी एच इज इक्वल टू बी कॉस 90 डिग्री। चूंकि कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो बी एच इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है समझने में। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन को रोटेट किया, घुमाया गया है, क्वेश्चन में कोई भी जान नहीं है। ध्यान से हम लोग एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट्स को देखेंगे ना, तो हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बस मेहनत करते रहिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा कोई भी क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन, उस स्थान पर नमन कोण, या बोल सकते उस स्थान पर, चलिए नमन कोण ही ले लेते हैं, नमन कोण का मान क्या होगा। क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। जहां पृथ्वी का क्षैतिज क्षेत्र, क्षैतिज क्षेत्र, क्षैतिज क्षेत्र को किससे सूचित करते हैं, वर्टिकल है ना, सॉरी क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल बी एच, ऊर्ध्वाधर क्षेत्र, कहने का मतलब क्या, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी रूप, वर्टिकल, ठीक है, दोनों समान हो। बहुत मजेदार क्वेश्चन, पीबीआई क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया कि बी एच और बी भी दोनों समान हो। वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर खड़ी रूप, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज पड़ी रूप, ठीक है। अब देखते हैं दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर कहने का मतलब क्या, जब दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, हमने बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा तो जाना है। देखो चल बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। क्या बी भी का मान जानते हैं, नहीं जानते। ये बी एच कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब क्या, इस तरह से, जब इस तरह से कोण बनता है, यहां पर जब कोण बनता है तो ये वाला सतह तो कॉस थीटा होता है ना, और ये वाला सतह क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। ये वाला सतह कॉस थीटा, ये वाला सतह साइन थीटा, तो ये हमारा क्या वर्टिकल है, तो वर्टिकल में कौन सा थीटा लेकर चलेंगे, साइन थीटा। चलिए कोई दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा। कहा क्या गया है, बी एच और बी भी एक दूसरे के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, ये साइन थीटा लिखे, बी भी इज इक्वल टू बी साइन थीटा। देखिए अब क्या कर देंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड कुछ भी कर सकते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि दोनों बराबर है, तो बी एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी भी, बी एच का वैल्यू है बी साइन थीटा, सॉरी बी कॉस थीटा, लिख दिए, इज इक्वल टू बी, अब बी भी का वैल्यू है बी साइन थीटा, साइन थीटा, ये बी को इधर लाएंगे तो बी अपॉन बी हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बटा कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, टैन होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर टैन थीटा इज इक्वल टू 1। बताइए टैन थीटा इज इक्वल टू 1, अब 1 कितना डिग्री का मान होता है, टैन
45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसे हम लोग हटाकर लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कोई दिक्कत है इतना में? चलिए, क्या क्वेश्चन मजेदार नहीं था? क्वेश्चन बहुत इजी था, बस समझना था, थोड़ा समझना था क्या, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर को। तो क्षैतिज का मतलब होता है बड़ी रूप, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़े रूप। ऊर्ध्वाधर करने का मतलब ये वाला लाइन में हमेशा साइन लेते हैं और नीचे वाला लाइन में हमेशा कॉस लेते हैं। चलो बी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा पता था, लेकिन यहाँ वर्टिकल वाला पता नहीं था, तो बी साइन थीटा निकला। दोनों को जब इक्वल किए, क्वेश्चन में बोला गया समान हो, तो दोनों को इक्वल किए तो बी कॉस थीटा आया, इधर बी साइन थीटा। बी को इधर लाए, बी अपॉन बी हो गया, यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बी से बी कैंसिल आउट हुआ, तो कैंसिल आउट करने के बाद tan थीटा। तो tan थीटा ये साइन वाला को साइन बटा कॉस इज इक्वल टू tan ये वाला b और b कटा 1 आया। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45। tan 45 क्या लिखे हैं, tan 45 इज इक्वल टू 1, तो 1 को हटाकर tan 45 लिखें। तो जैसे ही tan 45 लिखे तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो नमन कोण का मान कितना हो जाएगा, कहाँ गया, नमन कोण का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सही है। अब देखते हैं, रिलेशन निकालते हैं, निम्न में से कौन सही है। इसे कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसका। चलिए, तो ये सब में से सही कौन है वो ध्यान देना, ऐसे ही पहले ये ना पहले ये, पहले तुक्का नहीं मारना है, ध्यान से देखना। हमने अभी पढ़ा था कि बी एच इज इक्वल टू होता है बी कॉस थीटा। उसी तरह पढ़ा था नेक्स्ट वाला बी इज इक्वल टू बी साइन थीटा। इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसे मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान देना, ठीक है। लिख देंगे समीकरण फर्स्ट भागा सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे ही समीकरण फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड किए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, बी एच बटा क्या हो जाएगा, बी वी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा बटा बी साइन थीटा। इसे क्या करते हैं, पलट देते हैं, बी भी बटा बी एच इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये कट गया, बचा क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन बटा कॉस इज इक्वल टू कितना होगा, 10, तो बी बटा बी एच इज इक्वल टू कितना हो गया, tan थीटा। अब बताइए बीवी को यहाँ, ये जो यहाँ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, तो कुछ इस प्रकार से आ गया या नहीं आ गया, बीवी इज इक्वल टू बी एच tan थीटा। देखिए कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन में है, बीवी इज इक्वल टू बी एच tan थीटा, बीवी इज इक्वल टू बी एच tan थीटा। तो यह वाला हमारा क्या हो गया, सही हो गया। यदि कोई और रिलेशन निकालना चाहते हो तो देखिए, बी एच का वैल्यू निकालेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, है डिवाइड में कुछ नहीं, बी एच इज इक्वल टू, चलिए बी एच का भी वैल्यू देख देते हैं, बी एच इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। देखिए ध्यान से, बी एच का वैल्यू निकालना है, तो 1 बटा बी एच बचा या नहीं बचा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये वाला नीचे आएगा, कर देते हैं नीचे, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, डायरेक्ट नहीं। ये हमारा बी भी, और जैसे ही इसे ऊपर करेंगे, जैसे ही इसे ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी भी अपॉन tan थीटा। तो ये बी एच का वैल्यू आ गया, ठीक है, आया समझ में, दोनों देख लिए, यानी बी वी का वैल्यू बी एच tan थीटा, बी एच का वैल्यू बी वी अपॉन tan थीटा। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल तक बने रहिए, बाकी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते रहेंगे। और साथ ही साथ टेलीग्राम में हमारा लिंक, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम से लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां पर सारे चीज़ का पीडीएफ भी अभी नहीं बना है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे पीडीएफ बनाने के लिए, लेकिन तब तक आपको वहां पर सारे वीडियो अवेलेबल मिलेंगे, नहीं तो फिर यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। चलिए और बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।